एनसीईआरटी को देखने वाले हैं आपका हिस्ट्री सेक्शन के। और ये जितने भी है वो आप देख सकते हैं अध्याय 24 को यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो ये 8th क्लास चैप्टर 3 जो है ग्रामीण आपका क्षेत्र पे शासन चलाना एनसीईआरटी की न्यू बुक से जो है वो आपका जो है सिमिलर है। और चैप्टर 4 जो है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की जो है वो चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी जो क्लास 8 की है उससे संबंधित है। उसके अलावा चैप्टर 5 जो है वो ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा सिमिलर है। यानी जो जो चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे वो एनसीईआरटी की जो है वो आपका बुक में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं समझेंगे कि एनसीईआरटी से बाहर है। नीति और प्रभाव है जो आप ओल्ड और न्यू जैसे भी आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड आपका एनसीईआरटी जो है वो 12th क्लास का चैप्टर 3 में दिया हुआ है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक ढांचा को देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के विस्तृत क्षेत्र को अधिकृत करने के बाद जो है उस पर नियंत्रण रखने और शासन का जो है संचालन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पे जो है प्रशासनिक नीतियों का निर्माण और इसमें जो है बदलाव की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। 1757 से 1857 की लंबी अवधि के दौरान जो कंपनी की प्रशासनिक नीति प्राय बदलती रही, किंतु लक्ष्य आपका जो है सदैव एक था। अर्थात क्या था लक्ष्य? तो यहाँ पे जो है कंपनी के लाभ में वृद्धि तथा जो है भारत पे आपका ब्रिटिश जो है पकड़ को मजबूत करना, यही जो है कंपनी का लक्ष्य भी था। यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश काल की प्रशासनिक नीतियाँ जो है भारत सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है वो बंगाल पे अधिकार कर लेने के बाद जो है यहाँ 1765 से 1772 तक जो है वो दौर शासन की जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो जितने भी मेरे व्यूवर जो है एनसीईआरटी के जो बुक को देखना चाहते तो यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल में मैं रोज करा रही हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं। अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी जो हूँ इस चीज़ का प्रिपरेशन करती हूँ, तो आपको भी मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। उसके अलावा 1772 में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके जो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लेकर के अपने अधिकारियों को नियुक्त की। ठीक है, अधिकारियों की नियुक्त की। ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिकारी की अधिनियम में बात करें तो ब्रिटिश शासन काल के प्रमुख अधिनियमों का जो वर्णन निम्न है। यहाँ पे अगर देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बताया जा रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला आपका संसदीय कानून था। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के गठन में परिवर्तन हुआ और उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है इस जो है एक्ट के अंतर्गत जो है कंपनी के जो है वो आपका निदेशकों को यह निर्देश दिया गया कि वे जो है सैनिक और जो है राजस्व संबंधी सभी जो है वो आपका कागजात ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है समय समय पर प्रस्तुत करें। इस एक्ट के अनुसार जो है बंगाल के गवर्नर को अब जो है कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया और बम्बई और मद्रास इनके अधीन कर दिए गए। इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 जो है वो आपका सदस्य की एक जो है वो काउंसिल यानी परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था के लिए जो है इस आपका एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मुख्य आपका न्यायाधीश जो थे आपका सर एलिजा एम्पे को आपका नियुक्ति आपका किया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी था कि प्रत्येक अफसर जो है इंग्लैंड वापस लौटते समय अपने संपत्ति का ब्यौरा दे और यह बताए कि उसने यह जो संपत्ति कैसे अर्जित की है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संशोधनात्मक जो है वो अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को देखेंगे। इस एक्ट को जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए जो है लाया गया था। इसके अनुसार जो है कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपने शासकीय रूप में किए गए कार्य को जो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र से आपको बाहर रखा गया। इसके जो है वो माध्यम से उच्चतम न्यायालय का जो है उच्चतम आपका न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया गया तथा कलकत्ता में सभी निवासियों को इसके अंतर्गत लाया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की, तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या डिटेल आपको जानना चाहिए। रेगुलेट रेगुलेटिंग एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट का है 1784 का, तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों और ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव को जो है आपका तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1784 के बारे में अगर देखें डिटेल से तो यहाँ पे बताया जा रहा है
कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो है दोषों और ब्रिटिश जो है वो राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और जो कानून बनाना पड़ा जिसे पिट इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो भारतीय मामलों की जो है देखरेख के लिए 6 आपका कमिश्नर नियुक्त किए गए। इसी को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसमें आपका 2 जो है कैबिनेट जो है मंत्री भी शामिल होते थे। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो है भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण आपका जो है पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी, किंतु व्यापार पे जो है कंपनी का एक अधिकार बना रहा, वह जो है अपने अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी अपना जो है इच्छा से कर सकती थी। ठीक है, अगर बात करें इस कानून ने जो है आपका भारत के शासन की जो है गवर्नर जनरल और 3 सदस्य वाली एक काउंसिल के हाथ में दे दिया, ताकि ये एक जो है वो सदस्य का भी समर्थन जनरल को जो है प्राप्त हो। ठीक है, तो वह जो है काउंसिल को अपना बात मनवा सके। इस जो है कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को आपका युद्ध जो है कूटनीति और राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर दिया। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 1784 के एक्ट में जो है वो प्रस्तुत किए गए सिद्धांत भारत में ब्रिटिश शासन के जो आधार बने। इस समय से जो है गवर्नर जनरल भारत का वास्तविक शासक बन गया। गवर्नर जनरल को अब जो है सेना, पुलिस, उसके अलावा सरकारी नौकरों और न्यायपालिका के माध्यम से शासन चलाना था। इसके ऊपर अब जो है केवल ब्रिटिश संसद का ही नियंत्रण होता था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने जो है वो आपका सामान्य आपका दायित्व निर्धारित कर दिया। इसमें जो है वो भारत की सरकार जो है 1857 तक चलाई गई, किंतु बाद में जो है कानूनों में ऐसे अनेक जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनमें कंपनी की शक्तियों और विशेषाधिकारों में आपको कमी आई। 1776 में जो है वो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह जो भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा और जिसके हितों को जो प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पे अपनी कौशल की जो है वो आपको काउंसिल की राय ठुकरा सके। कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक जो नियमित आपका पुलिस दल का संगठन शुरू हुआ। पुलिस कॉर्नवालिस के काल में जो इसे संगठित आपका सुसंगठित रूप दिया गया और 1791 में कलकत्ता के लिए जो है एक पुलिस आपका सुप्रिंटेंडेंट आपका जो नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर 1786 का अधिनियम को देखें डिटेल से, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का जो पद प्रदान किया था करना था। इस अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति की शक्तियाँ जो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, विशेष परिस्थितियों में परिषद के जो है निर्णय को रद्द करने के लिए जो है वो लागू करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। ठीक है, यहाँ पे 1783 के चार्टर को देखेंगे तो इस चार्टर की इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारी अधिकारियों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा जो है निर्णयों को रद्द करने की अधिकारिता का विस्तार जो है भविष्य के लिए किया गया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग चार्टर एक्ट 1813 की, तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या है, तो इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी का भारतीय व्यापार का जो एक अधिकार समाप्त कर दिया, किंतु जो चाय और चीन के साथ जो है व्यापार का अधिकार बना रहने दिया गया। इसके जो है अंतर्गत जो है कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश एवं जो है राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण को संवैधानिक स्थिति को सर्वप्रथम इस चार्टर एक्ट में जो है स्पष्ट किया गया। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है भारत में जो है शिक्षा की विकास हेतु जो वार्षिक खर्च के लिए अगर बात करें तो 1 लाख रुपए दिए गए थे। इसमें जो है वो मिशनरियों का जो है आपका प्रवेश भी दिया गया था भारत में। 1833 के एक्ट को अगर देखिए, इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक जो है वो आपको अधिकारियों को समाप्त करके केवल जो है वो राजनीतिक आपको जो है कार्यों को स्वीकृति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है ट्रस्ट के रूप में भारत का प्रशासन संचालित किया गया था। उसके अलावा इस चार्टर एक्ट द्वारा जो है भारत के प्रशासन का केंद्रीय और जो तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों को जो है शामिल किया गया तथा आपको मैकाले को जो पहला विधि आपको सदस्य नियुक्त किया गया। अगर बात करें चार्टर एक्ट 1853 की, तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 आपका नए सदस्यों में से एक का जो है चुनाव स्थानीय जो है वो प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। भारत के लिए जो है एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी जिसमें आपका कुल 12 सदस्य थे। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी आपका नहीं था। नीतियों नियुक्ति के मामले में निदेशकों का जो है वो अधिकार समाप्त करके जो प्रतियोगिता की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जो है वो आपको प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अगर 1858 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त करके क्राउन
क्राउन की सत्ता को स्थापित किया गया। भारत का प्रशासन जो है अब ब्रिटिश कानून द्वारा जो संचालित किया जाने लगी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव का जो पद सृजित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अब जो है वायसराय कहा जाने लगा था, क्योंकि वह क्राउन का भारत में सीधा प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है। अगर बात करें 1861 जो भारत परिषद अधिनियम की, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक ऋण, उसके अलावा वित्त और मुद्रा, डाक, तार, धर्म और स्वायत्ता अधिकार के संबंध में जो प्रांतीय सरकारों को अधिकार आपका जो है अधिक अधिकार प्रदान किए गए। बम्बई और जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी को स्वयं के लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा जो है कानून में संशोधन के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आपका अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को देखें तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। यह भी जो है वो निश्चित किया गया कि इस परिषद में कम से कम 40 जो है प्रतिशत लोग गैर सरकारी हो सकते हैं। ठीक है। तो 1852 का आपने देख लिया। आगे देखिए अधिनियम में अगर बात करें 1852 के अधिनियम में, तो इस अधिनियम द्वारा जो है विधानमंडल के जो है वो सदस्यों को जो है वो बजट पे विचार प्रकट करने और सार्वजनिक हितों के मामले में 6 दिन की जो है पूर्व आपको सूचना देकर के प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय परिषद जो है वो अधिनियम 1909 की बात करें तो इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक जो निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इस अधिनियम का लक्ष्य जो है भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना है, बल्कि उनका जो है वो आपका इसका उद्देश्य विधान परिषद को जो है परामर्श संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से जो है वो परिषद के सदस्यों को जो है बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 की अगर बात करें, यह जो अधिनियम मॉन्टेग्यू आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम 1917 पे आधारित है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में प्रत्येक चुनाव आपका प्रणाली अपनाया गया, जिसमें जो है बहु सांप्रदायिक आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में जो है वो आपको बताया जा रहा है कि मताधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित थी। आपका जो है मताधिकार का जो अधिकार था वो जो संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित है, यानी मताधिकार वही कर सकते हैं जिनके पास संपत्ति होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को भी जो मताधिकार का जो है वो आपको प्रदान किया गया पावर। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर पर द्वि आपका सदनात्मक आपका विधानमंडल की स्थापना की गई। एक सदन को जो है राज्य सदन और दूसरे को विधान सदन आपको कहा गया था। आगे बताया जा रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय जो है सरकारों के माध्यम से जो है मध्य प्रशासन के जो है विषयों की केंद्रीय तथा प्रांतीय दो आपका वर्गों में विभक्त किया गया। इसके अंतर्गत जो है प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित आपका नामक 2 भागों में बांटा गया। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 1935 की, तो इस अधिनियम के द्वारा जो है वो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ की ब्रिटिश जो है वो आपका भारतीय प्रांत एवं कुछ आपका विदेशी रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो समाप्त करके जो है केंद्र में द्वैध शासन आपका लागू किया गया था। प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में जो है वो आपका विषयों को 3 सूचियों में विभक्त किया गया। ये कौन कौन सी सूचियाँ थी, तो आपका थी सूची, संघ सूची थी, राज्य सूची थी, समवर्ती सूची थी। संघ सूची में जो 59 विषय थे, राज्य सूची में जो है 54 विषय थे, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषय थे। 1935 के अधिनियम द्वारा जो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय के जो है विरुद्ध प्रीवी काउंसिल यानी इंग्लैंड में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा जो है 1935 में बर्मा को जो भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। अगर आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखें, तो यहाँ पे माउंटबेटन की 3 जून 1947 की योजना पर आधारित इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन को समाप्त करके जो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु आपका राष्ट्र आपका घोषित किया गया। ठीक है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि इस अधिनियम ने जो है वो आपका वायसराय का जो है वो पद समाप्त जो है करके उसके स्थान पे जो है वो भारत और पाकिस्तान आपका नामक 2 डोमिनियन राज्य के लिए जो है राज्य सरकारों के पद का सृजन किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। प्रांतीय शासन की अगर बात करें तो शासन की सुविधाओं के लिए जो है अंग्रेजों ने भारत को 2 प्रांतों में बांटा था। इन्हें जो प्रेसिडेंसी आपका कहा गया, जैसे बंगाल हो गया, बम्बई हो गई, उसके अलावा मद्रास
प्रेसिडेंसी आदि, इन प्रेसिडेंसियों को जो है वो गवर्नर 3 सदस्यीय एक काउंसिल की सहायता से चलाना था। उनकी जो है नियुक्ति सम्राट करता था। प्रेसिडेंसियों को की जो है वो सरकारों को जो है अन्य आपको दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थी। इन जो है दूसरे प्रांतों का शासन जो है गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द आपका जो है वो आपका नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। ठीक है। 1833 ईस्वी से जो है पूर्व प्रांतीय सरकारों को बहुत जो है सहायता प्राप्त थी, परंतु 1833 ईस्वी में उनसे जो है कानून बनाने का जो है अधिकार ले लिया गया। उनके व्यय पर जो है वो सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया। प्रांतों के जो है व्यय की छोटी छोटी जो है वो आपका बातों पर जो है वो केंद्र सरकार का सख्त आपका नियंत्रण था, लेकिन यह प्रणाली अधिक विनाश का जो है कारण सिद्ध हुई। प्रांतीय सरकारों द्वारा जो है राजस्व के जो है वो कुशलतापूर्वक संग्रह पर जो है वो निगरानी रखना एवं उनके खर्च पर पर्याप्त आपका नियंत्रण रखना केंद्रीय सरकार के लिए संभव नहीं था। इसलिए इन जो है अधिकारियों ने सार्वजनिक वित्त के जो है वो का आपका विकेंद्रीकरण का निर्णय लिया। प्रांतीय वित्त को जो केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला आपका कदम लॉर्ड मेयो ने 1870 में उठाया था। अगर बात करें 1877 इसमें में लॉर्ड मेयो की जो है योजना को जो है लॉर्ड आपका माउंटबेटन ने आगे बढ़ाया और उसने जो है प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून और न्याय व्यवस्था जैसे जो सेवाएं जो है वो आपका सेवाएं भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त जो है व्यय पर आपका भार उठाने के लिए प्रांतीय सरकारों को उसे जो है प्राप्त विशेष से जो है स्टैंप, उत्पादन कर और आयकर जैसे जो कुछ आपको स्रोतों से प्राप्त आय का जो एक निश्चित भाग दिया जाने लगा। अगर बात करें हम लोग इस व्यवस्था में 1882 और में भी जो परिवर्तन किया गया, अब प्रांतों को निर्धारित धन देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा यह आपको निश्चित किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाए और जो है साथ ही कुछ अन्य स्रोतों से प्राप्त आय एक निश्चित भाग दे दिया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें इस जो है वो प्रकार यह निश्चित किया गया कि राजस्व के सभी जो है स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग प्रांतों को दे दिया जाएगा। इस प्रकार जो राजस्व के सभी स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया गया, सामान्य, प्रांतीय एवं जो है प्रांतीय तथा वे जिनसे जो है प्राप्त आय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित होनी थी। ठीक है। केंद्रीयकरण के इन जो विभिन्न आपका कदमों का अर्थ यह नहीं था कि एक वास्तविक जो प्रांतीय सत्ता का जो है प्रारंभ हो गया है था। ठीक है। प्रांतीय स्वशासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी होने लगी, बल्कि उनका जो उद्देश्य प्रशासकीय पुनर्गठन के माध्यम से व्यय को कम करना और आय को बढ़ाना था। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही जो है केंद्र सरकार का वर्चस्व आपका बना रहा और केंद्र का जो है राज्य पे प्रभावी और व्यापक आपका नियंत्रण जारी रहा। ठीक है। तो आपने देखा पे स्थानीय संस्थाएं की बात करें तो वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने प्रशासन का और भी जो है विकेंद्रीकरण किया और नगर पालिका तथा जिला परिषदों द्वारा स्थानीय शासन की प्रोत्साहित किया गया। सर्वप्रथम 1864 और 1868 ईस्वी के जो है मध्य स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हुई। इनके सदस्य नामजद होते थे और उनका जो अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएं किसी भी प्रकार से जो स्थानीय शासन नहीं कही जा सकती थी। ठीक है। 1882 में जो स्थानीय आपका संस्थाओं की दिशा में लॉर्ड रिपन कुछ आपका कदम उठाए। इस समय एक जो है सरकारी प्रस्ताव में जो है ग्रामीण और नगरीय आपका स्थानीय संस्थाओं द्वारा जिनमें अधिकांश सदस्य गैर जो अधिकारी और स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक जो है नीति आपका निर्धारित की गई है। ठीक है। इस प्रस्ताव में जो है वो आपका किसी स्थानीय आपका संस्थाओं के माध्यम से के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव की भी आपका छूट दी गई, लेकिन सभी जो है वो जिले परिषदों और जो है वो नगर पालिका में चुने हुए सदस्य अल्पमत में होते थे और वे बहुत ही कम मतदाताओं द्वारा आपका चुने जाते। अतः जिला के जो है वो आपका जिलों के अधिकारी ही जिला परिषद समिति के अध्यक्ष बने रहे। आगे बताया जा रहा है कि कालांतर में अगर बात करें तो गैर अधिकारी जो है वो आपका नगर पालिका समिति के अध्यक्ष बनने लगे। सरकार ने स्थानीय संस्थाओं की जो है गतिविधियों पर आपका कड़ा नियंत्रण लगाने और उनको अपने विवेक अनुसार विलंबित या भंग करने का अधिकार अपने हाथ में रखा। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के जो प्रेसिडेंसी नगरों को जो है वो छोड़कर प्रत्येक स्थान पर स्थानीय संस्थाओं जो सरकारी विभाग बन करके रह गई। फिर भी जो है वो राजनीतिक रूप से जो है वो जागरूक आपका भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का जो है स्वागत किया और इन स्थानीय आपका
संस्थाओं में सक्रिय रूप से इस आश्वास के साथ आगे जो भाग लिया कि समय आने पर उनके स्थानीय सुशासन के कारगर आपका साधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा। ठीक है, अगर बात करें आगे ब्रिटिश काल में लोक सेवा सिविल सर्विसेज की बात करें तो भारत में सिविल जो है वो सर्विसेज का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस को जो 1786 में बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1786 आप याद रखेंगे। वह जो है प्रशासन का जो है पारदर्शी बनाने के लिए जो है आपका दृढ़ आपका प्रतिज्ञ था। ठीक है, तो आपने देखा। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें हमने यहाँ पे जो है आगे डिटेल में देखिए, कॉर्नवालिस ने यह जो है निर्धारित किया था कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी, जिससे क्या हो कि उसके सदस्य बाहरी आपका प्रभाव से मुक्त रहे। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए जो है कलकत्ता में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कंपनी के जो है वो निदेशकों को उसकी जो यह कार्रवाई पसंद नहीं आई। अतः 1806 ईस्वी में उन्होंने जो कलकत्ता के स्थापना इंग्लैंड के हेलबरी के ये जो है अपने ईस्ट इंडिया जो है कॉलेज में प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया। ठीक है, 1853 तक जो है सिविल सेवा में सारी नियुक्तियां आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे, किंतु कुछ जो है वो सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य उन्होंने जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भी दे रखा था। ठीक है, 1853 के लिए जो है वो आपको चार्टर एक्ट के द्वारा यह कानूनी जो है व्यवस्था लागू कर दी गई थी कि जो है वो अब जो है सिविल सेवा में सभी जो है वो प्रवेश यानी प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जाएंगे। अतः अब जो है वो कंपनी के निर्देशकों में नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, 1793 में यह जो व्यवस्था की गई कि प्रशासन के लिए जो है वो उन सभी पदों पे आप जहाँ 500 पाउंड से अधिक जो है वेतन मिलता था, केवल अंग्रेजी ही आपका नियुक्त होंगे 500 पाउंड से वेतन अधिक वाले पे। इस स्थिति को सेना, सेवा, न्यायपालिका और जो है इंजीनियरिंग में भी लागू किया गया। भारत सरकार पे जो है भारतीयों का जो है वो नियंत्रण न के बराबर और कानून बनाने या प्रशासन की नीति निर्धारित करने में कोई भी भूमिका आपका नहीं होती थी भारतीयों का। भारतीयों को जो है नौकरशाही से भी आपको अलग रखा जाता, तो जो नीतियों को आपका लागू करते थे। आगे बताया जा रहा है कि प्रशासन में जो है वो अधिकार और उत्तरदायित्व के सभी आपका पदों पे जो है वो चयन इंडियन सर्विस आपका सिविल सर्विस के जो है वो सदस्य ही से होता था। ठीक है, जिसमें आपका भर्ती लंदन में होने वाली खुली वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती थी। 1853 में ईस्वी से शुरू हुई इन परीक्षाओं में भारतीय की भी बैठ सकते थे, यानी 1853 से जो है भारतीय भी बैठ सकते थे। ठीक है, यहाँ जो है 1800 सिविल सर्विस की ब्रिटिश आपका साम्राज्य का इस्पाती चौखट यानी स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा गया था सिविल सर्विस को। 1853 में जो है वो सिविल सर्विसेज का परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला प्रथम जो थे भारतीय सत्येंद्र आपका नाथ ठाकुर थे। ठीक है, याद रखेंगे, ठाकुर टैगोर नहीं। ठीक है ना, देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कालांतर में और भी जो है वो अनेक भारतीयों ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, किंतु जो है वो अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी जो है वो आपका संख्या नगण्य थी। वास्तव में सिविल सर्विसेज के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद ही रहे, क्योंकि वे अनेक बाधाओं से ग्रस्त थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह परीक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम से होती थी। इस परीक्षा की प्रवृत्ति प्राचीन ग्रीक और लैटिन के ज्ञान पर आधारित थी, जिसे जो है वो इंग्लैंड में लंबे और खर्चीले अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था, जो भारतीयों के जो है वो सक्षम नहीं थे। इस परीक्षा में बैठने की आयु जो है 1853 ईस्वी में 23 वर्ष थी और जो 1866 में से 21 वर्ष और 1876 में जो है वो 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसमें जो है वो आपका अगर बात करें इससे प्रतियोगी आपका जो है परीक्षा जो है वो अंग्रेजों की बराबरी करने में भारतीयों की कठिनाई होने लगी, क्योंकि एज ही कम कर दिया जाता था। महारानी की घोषणा 1858 में कहा गया कि सिविल सर्विसेज की प्रवेश परीक्षा के लिए भारतीयों की जो है वो अंग्रेजों के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे, किंतु वास्तव में सिविल सर्विसेज पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार बना रहा है। कहने के लिए कुछ और ही था। आगे बताया जा रहा है कि वर्ष 1918 के बाद जो भारतीयों के दबाव में प्रशासनिक सेवाओं का जो है धीरे धीरे भारतीयकरण किया गया, लेकिन नियंत्रण और अधिकार के जो है पद फिर भी जो है वो आपका अंग्रेजों के हाथों में बने रहे। आगे बताया जा रहा है कि न्यायिक संगठन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे
अंग्रेजों ने जो कुछ समय तक जो है भारत में प्रचलित आपका कानूनों को भी जो है वो चलाया। भारतीय परंपरा के अनुसार विवाह, उत्तराधिकारी आदि से संबंधित कानून, रीति रिवाजों तथा आपका धर्मशास्त्रों पर आधारित ही राजस्व और अपराध से संबंधित मुकदमे का जो निर्णय शासन या उनके द्वारा आपका नियुक्त न्यायाधीश करते थे। 1774 में जो है वो स्थापित आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जजों के कुछ समय तक जो है अंग्रेजी जो है कानून लागू किए गए, किंतु इसे न तो आपका कंपनी की जो है सरकार ने पसंद किया और न ही भारतीय जनता ने पसंद किया। 1781 के एक्ट के माध्यम से जो है अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजी कानूनों के प्रयोग को केवल अंग्रेजों तक ही आपका सीमित कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपने देखा। यहाँ कॉर्नवालिस के प्रयासों को देखते हैं तो दीवानी और जो फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के द्वारा न्याय प्रदान करने की एक जो है नई व्यवस्था की नींव रखी गई। इस जो है व्यवस्था का आरंभ वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, किंतु 1743 में 93 में जो है कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ किया। तो कब हो जाएगा? 1793 में। अगर बात करें मई जो है 1793 में कॉर्नवालिस कोड आपका लाया गया, यह जॉर्ज बार्ले द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 48 नियमों को संकलित किया गया। दीवानी और फौजदारी मामले को इसमें शामिल किया गया। प्रत्येक जिला में एक जो आपका दीवानी अदालत स्थापित की गई, जिसका जो प्रमुख जिला जो है वो आपका जज होता था। ठीक है, हेड जो है जिला जज होते थे, डिस्ट्रिक्ट जज होते थे, जो आपका नागरिक सेवा का सदस्य होता था। कॉर्नवालिस ने जो है वो दीवानी जज और कलेक्टर के पद को अलग अलग कर दिया था। कलेक्टर अलग देखेंगे, दीवानी जज अलग देखेंगे। लॉर्ड जो है विलियम वेंटिक्स के प्रयास को अगर देखें तो विलियम वेंटिक्स ने न्यायिक जो है सेवा में कार्य करने वाले भारतीयों को उच्च पदों पर आपका नियुक्ति प्रदान की तथा उन्हें जो है डिप्टी आपका मजिस्ट्रेट, सब ऑर्डिनेट आपका जज और प्रिंसिपल आपका सदर अमीन जो है वो इत्यादि नियुक्त किया गया। उसके अलावा सदर आपका जो है दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत के स्थान पे जो 1865 में कलकत्ता, मद्रास और जो है बम्बई में जो है उच्च आपका न्यायालय यानी हाईकोर्ट स्थापित किया गया। अधिनियम था जो है वो पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया द्वारा जो है अंग्रेजों ने जो है वो कानूनों की एक नई प्रणाली स्थापित की। सरकार ने जो 1853 ईस्वी में जो है 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के जो नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक जो विधि आपका आयोग नियुक्त किया। विधि आयोग के परिश्रम के जो है वो अंतर्गत अगर देखें तो भारतीय आपका दंड संहिता, पश्चिमी आपका देशों की जो है वो दीवानी प्रक्रिया और दंड प्रक्रिया संहिता और कानूनों की जो है अन्य संहिता आई। ठीक है, 1860 में जो है भारत में लागू किया गया, जो आपका आज भी इसी रूप में प्रवृत्त है। कानून का शासन अगर देखें यहाँ पे, कानून का शासन यहाँ पे देखें तो अंग्रेजों ने कानून के शासन या विधि शासन की आधुनिक अवधारणा को जो लागू किया। इनका तात्पर्य यह है कि इनका जो प्रशासन सैद्धांतिक रूप में कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासन की सनक या व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार। कानूनों ने जो है वो आपका ने प्रजा के जो है अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। व्यवहार में अफसरशाही और पुलिस को मनमाने आपका अधिकार थे, किंतु कानून का शासन कुछ समय तक व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी थी। अगर बात करें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है वो प्रशासन मुख्य रूप से जो है कानून के आधार पर न्यायालयों द्वारा उनकी व्याख्या के अनुसार चलाया जाता था। कानून का निर्माण जो है जनता द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं, बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश तरीके से जो है बनाए जाते थे, जो आपका सरकारी कर्मचारी और पुलिसों को अधिक अधिकार प्रदान करते थे। ठीक है, कानून के सम्मुख आपका समानता को अगर देखें तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो है वो भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी। इसका तात्पर्य यह था कि कानून की दृष्टि से सभी मनुष्य समान है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के एक ही जो है वो कानून सभी लोगों पे आपका लागू होता था। ठीक है, पहले आपका जो है न्याय प्रणाली जो है वो भेदभाव पे आधारित थी और तथाकथित जो है वो आपका उच्च जाति और निम्न जाति के बीच भेदभाव करती थी। एक ही अपराध के लिए जो है गैर आपका ब्राह्मण की अपेक्षा एक ब्राह्मण को कम दंड दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि न्याय की जो है वो प्रक्रिया में ले जाने और उन्हें जो पूर्णतः आपका नष्ट कर देने की धमकी उन्हें आत्मसमर्पण हेतु जो है विवश कर देती थी। पुलिस और शेष आपका प्रशासकीय तंत्र के अंदर जो है आपका व्याप्त भ्रष्टाचार आपका न्याय नहीं मिलने देता था। अधिकारी प्राय धनी लोगों का जो पक्ष लेते थे, बिना सरकारी कार्यवाही से जो है वो डरे जमींदार रैयतों पे जो है वो अत्याचार करते थे।
इसके विपरीत जो अंग्रेजी से पूर्व जो आपको जो है न्याय प्रणाली थी वह अपेक्षाकृत औपचारिक, शीघ्र और जो है वो कम खर्चीला था। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे इस प्रकार यद्यपि आपका नई प्रणाली उस समय तक जो है प्रगतिशील थी जिस समय तक वह कानून के शासन और कानून के सम्मुख समानता के लिए जो प्रशासकीय सिद्धांतों तथा विवेकपूर्ण और मानवोचित आपका जो है मानव निर्मित कानून पर आधारित थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश काल की आर्थिक नीतियों की देखें तो 1600 से लेकर के 1757 तक जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे जो व्यापारिक निगम की थी जो आपका भारत में माल या फिर जो मूल आपका धातुएं लाता था तथा जो है उसके बदले में यहाँ से जो है कपड़े मसाले आदि जो भारतीय माल लेकर के उन्हें विदेशों में बेचता था। भारतीय जो है वो आपका मालों के विदेशों में विक्रय से कंपनी को अच्छा लाभ होता था। अतः ब्रिटिश जो है वो कंपनी ब्रिटेन और जो है दूसरे देशों में भारतीय आपका वस्तुओं के लिए नए बाजार आपका जो है लगातार खुलती रहती थी। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं के निर्यात से जो है उसके जो है उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। वस्त्रों के संबंध में नीति को अगर देखें आराम से ही जो ब्रिटिश आपका उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से जो है ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने भारतीय मालों के ब्रिटेन में आपका विक्रय को आपका कम करने या फिर समाप्त करने के लिए अपनी सरकार पे दबाव डाला। 1720 ईस्वी तक जो है वो आपका तक चापेदार या सगे आपका जो है रंगे सूती वस्त्रों के जो है वो व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना चुके थे। साधारण वस्त्रों की आयात पे जो है अत्यधिक कर लगाए गए। हॉलैंड को जो है वो छोड़कर से सभी आपको यूरोपीय देशों ने जो है भारतीय वस्त्रों की आयात पर या तो प्रतिबंध लगा दिए या उन पर जो है भारी आपका आयात शुल्क लगा दिया। लेकिन इन कानूनों के बाद भी जो है भारत के जो है रेशमी आपका जो है और सूती वस्त्र में 18वीं सदी के मध्य तक जो है विदेशी आपका बाजार में अपना स्थान बनाए रखा था। यहाँ पे 1757 के बाद जो है आर्थिक आपका नीति में जो है परिवर्तन को देखेंगे क्या होता है आपका प्लासी के युद्ध के बाद। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक संबंधों में 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद जो गुणात्मक परिवर्तन आया। अब कंपनी जो है बंगाल पे आपका अपने नियंत्रित राजनीतिक नियंत्रण के कारण भारतीय व्यापार और उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर सकती थी और भारतीय जो है अपना जो है और अपना भारतीय व्यापार बढ़ा सकती थी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंपनी ने जो है वो आपका अगर बात करें अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो कंपनी ने जो है वो आपका भारतीयों का निर्यात बढ़ाने के लिए बंगाल से प्राप्त आपका राजस्व का उपयोग आरंभ किया। कंपनी ने कच्चे जो है कपास की बिक्री पे एक अधिकार स्थापित कर लिया तथा जो है इस उसके लिए जो है बंगाल के बुनकरों से मनमाने आपका दाम वसूलने लगी। इंग्लैंड में जो भारतीय वस्त्र पे आपका जो है भारी आयात शुल्क भी आपका देने पड़ते थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर बात करें तथा 19वीं सदी के पहले कुछ दशकों में जो ब्रिटेन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। आधुनिक मशीनों कारखानों प्रणाली पूंजीवाद आपका जो पूंजीवादी आपका व्यवस्था के चलते ब्रिटिश उद्योगों का तेजी से विकास और प्रसार हुआ। इस विकास को अनेक कारणों से आपका बल मिला। अगर बात डिटेल में करें तो युद्धों और उपनिवेशवाद के द्वारा जो ब्रिटेन ने अनेक जो विदेशी बाजारों पे एक अधिकार जो स्थापित कर लिए। इन जो है निर्यात आपका बाजारों के कारण ब्रिटेन के जो है वो आपका निर्यातक उद्योगों का उत्पादन तेजी से बढ़ा जिसमें जो उत्पादन और संगठन के आधुनिक आपका तकनीकों का उपयोग किया गया। आगे बताया जा रहा है कि अफ्रीका और वेस्ट इंडीज लैटिन अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया चीन और सबसे बढ़कर के भारत ने जो है ब्रिटिश निर्यात के लिए जो असीम अवसर आपका उपलब्ध करा। यह बात जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के जो है वो संबंध में विशेष रूप से आपका सही था जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो प्रमुख आपका वाहक बन गई थी। ब्रिटेन ने अब तक जो है व्यापार की एक उपनिवेशिक प्रणाली स्थापित कर ली जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला और बदले में औद्योगिक क्रांति ने इस प्रणाली को और मजबूत आपका बनाया। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटिश समाज में जो है वो आधुनिक जो है वो परिवर्तन आए। इसने तीव्र जो है आर्थिक परिवर्तन के साथ ब्रिटेन की जो है वो जनता का जो है जीवन स्तर ऊंचा किया और उसका प्रभाव आज के विकसित समाज देशों पर जो है समान रूप से पड़ता है। औद्योगिक क्रांति के कारण जो ब्रिटेन का अधिक नगरीकरण होता जा रहा था और 1750 में जो ब्रिटेन में 50,000 से जो है अधिक जनसंख्या वाले केवल 2 नगर थे। कब? तो 1750 में ब्रिटेन में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले, जबकि जो है 1851 में इसकी संख्या जो है 29 हो गई थी। ठीक है,
यहाँ पे बात करें हम लोग ब्रिटिश उद्योगपति का भारतीय आर्थिक आपका नीति पे प्रभाव क्या पड़ा। ब्रिटेन में उद्योगपतियों के राजनीतिक प्रभाव में जो है वृद्धि होने से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक अधिकार पे जो प्रहार आपका करने लगे। ब्रिटिश उद्योगपतियों का जो है लाभ भारत के साथ आपका व्यापार से नहीं बल्कि ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन में नहीं था। इसलिए वह जो है तैयार भारतीय माल के आयात को नहीं बल्कि जो ब्रिटेन में तैयार माल का जो है भारत को निर्यात करते थे। ठीक है। ब्रिटिश जो है वो आपका ब्रिटिश जो है वो आपका उद्योगपति भारत के से कपास और कच्चे माल की आयात को प्रोत्साहन देना चाहते थे। ब्रिटिश उद्योगपति ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जो पूर्व के साथ इसके उसके जो है व्यापारिक अधिकार भारत के राजस्व और जो निर्यात नियंत्रण पे आपका जो है निर्यात व्यापार पे नियंत्रण और शोषण पद्धति को अपने लिए बाधा मानते थे। ठीक है। मुक्त व्यापार की नीति को अगर डिटेल से देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1793 से लेकर के 1813 ईस्वी के मध्य जो है वो ब्रिटिश उद्योगपतियों ने जो कंपनी तथा उसके विशेषाधिकार के विरुद्ध एक शक्तिशाली आपका अभियान चलाया। अतः जो है 1813 में जो है वो भारतीय व्यापार पे जो उसका एक अधिकार जो है समाप्त करने में आपका सफल रहे। कंपनी के जो है व्यापारिक अधिकार की जो समाप्ति के बाद जो है भारत के साथ जो है वो ब्रिटेन के जो है आर्थिक जो है संबंधों पे एक जो है नया युग आरंभ हुआ क्योंकि कृषक जो है भारत को जो औद्योगिक जो है वो आपका इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश बनना पड़ा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या। भारत सरकार ने अब जो है वो आपका मुक्त व्यापार जो है वो अर्थात यह जो है ब्रिटिश माल के अबाध प्रवेश की नीति अपनाई। भारतीय दस्तकारों को जो है अब आपका ब्रिटेन में मशीनों से आपका बने माल के साथ जो है वो असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा जिससे जिससे वे नष्ट होने लगे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को नील या फिर चाय जैसे बागानों के उत्पादन या फिर अनाजों का निर्यात करने के लिए जो मजबूर किया क्योंकि ब्रिटेन में इन जो वस्तुओं की कमी थी। ठीक है। अंग्रेजों ने जो है वो आपका चीन में भारतीय अफीमों की बिक्री को प्रोत्साहन दिया क्योंकि इस व्यापार में जो ब्रिटिश अधिकारियों को बहुत लाभ और कंपनी द्वारा नियंत्रित भारतीय प्रशासन को अत्यधिक राजस्व मिलता था। 19वीं सदी के अंत तक जो है भारत का निर्यात मुक्त जो है वो कच्चे कपास, जूट, रेशम, तिलहन, चमड़ा, नील और जो है चाय पे आपका सीमित था। वर्ष जो है 1813 ईस्वी के जो बाद आपका कंपनी की व्यापक नीति का जो निर्धारण ब्रिटिश उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार होने लगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है भारत को जो है ब्रिटेन के कारखानों के माल का उपभोक्ता तथा कच्चे मालों का निर्यातक आपका बनाना था। संपत्ति का दोहन की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है संपत्ति और संसाधनों का एक बड़ा भाग जो अंग्रेज और ब्रिटेन को भेज रहे थे। इसके बदले जो भारत को जो है पर्याप्त आपका आर्थिक या फिर भौतिक आपका लाभ आपका नहीं मिल पा रहा था। यह जो है वो आर्थिक दोहन जो है वो आपका ब्रिटिश शासन की प्रमुख विशेषताएं थी। 1765 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली और इस पर प्रकार जो है राजस्व पे उसका जो नियंत्रण स्थापित हो गया। शीघ्र ही जो है कंपनी ने अपने नौकरों से भी जो बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष दोहन की व्यवस्था स्थापित आपका कर ली। वह जो है बंगाल के जो है राजस्व से ही भारतीय माल खरीद करके इसका निर्यात करने लगे। इन खरीदों को जो है पूंजी पूंजी आपका निवेश कहा जाता था। 18वीं सदी के अंत तक जो है भारत की जो है वो राष्ट्रीय आय का जो है लगभग 9% धन बाहर भेजा जा रहा था। वास्तविक दोहन और भी अधिक थी जो आपको ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और व्यापारियों के जो है वो आपका लाभ के रूप में ब्रिटेन भेजा जाता था। इस दोहन का परिणाम यह हुआ कि आपका भारत का जो निर्यात इसके आयात से अधिक आपका हो गया किंतु भारत को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। 1858 के बाद अगर देखें यह दोहन और भी आपका बढ़ गया। 19वीं सदी के आपका अंत में यह दोहन भारत के राष्ट्रीय आय का जो है लगभग 6% था। उसकी जो बचत का जो है लगभग आपके 1/3 था। ठीक है। बचत जो था 1/3 भाग था। 18वीं सदी और 19वीं सदी के आरंभ में जो है ब्रिटेन अर्थात जो है वो आरंभ में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के आरंभिक काल में जो है भारत से बाहर ले गई आपको इस पूंजी को ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास के लिए जो पूंजी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। तो आपने देख लिया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। देर खुद का ख्याल रखेंगे। पढ़ते रहें। टेक केयर।